एक इंसान गायब है हमारे बीच से, जो 2014 से 2017 के बीच ठीक-ठाक उसकी पब्लिक अपीयरेंस थी, वो ठीक-ठाक बातें करता था, एक्टिविज़्म करता था, लड़ाइयाँ करता था, बहस करता था, सरकार के सपोर्ट में बोलता था। अचानक से लोगों को ये समझाने लगा था कि एपॉलिटिकल कुछ नहीं होता है, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन होना चाहिए, यूथ को पॉलिटिक्स में आना चाहिए, अच्छे पॉलिटिक्स में आना चाहिए, प्रधानमंत्री को बाप की तरह रिस्पेक्ट करना चाहिए। य ये हमें बताने वाला इंसान जो कि कोई और नहीं, बहुत फ़ेमस एक्टर हैं, बहुत फ़ेमस पता नहीं क्या बोलूँ उनको, एक्टर बोलूँ या फिर एक्टिविस्ट बोलूँ, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट बोलूँ, क्या बोलूँ, पर अनुपम खेर साहब की मैं बात कर रहा हूँ। वो 2014 से 2016-17 के बीच जिस तरीके से एक्टिव हुए थे, ऐसा लगा था कि पॉलिटिक्स का ज्वालामुखी उनके अंदर फूट गया है। होता है ना कि वो ज्वालामुखी 200 साल से चुपचाप ऐसे ही है, अचानक फूट जाता है और तो तहलका मचा देता है, फिर धीरे-धीरे वो शांत हो जाता है। तो उसी तरह अनुपम खेर का था कि 60 सालों में उन्होंने कभी पॉलिटिक्स के बारे में कुछ ख़ास नहीं बोला। अचानक से वो इतना बोधि भक्त हो गए, इतना सब कुछ सही लगने लगा, इतना एंटी कांग्रेस हो गए कि विरोध करने वालों को डाँटे जा रहे हैं। इनफैक्ट उस चक्कर में उन्होंने जस्टिस गांगुली को भी नहीं छोड़ा। उनके साथ भी तू तड़ाक वाले मोड में उन्होंने बात किया। Unpardonable, Your Honor. Let me. No, no, you can't speak in between, sir. Let me finish. I'm sorry. It's my time. You are talking about. वो कपिल मिश्रा वाली डिबेट तो सबको याद होगी, जिसमें कपिल मिश्रा कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री बाप नहीं होता, आपके बाप हो सकते हैं, प्रधानमंत्री बाप नहीं होता, प्रधानमंत्री को हम इलेक्ट करके लाते हैं। आप घर पे बोल सकते हैं, आप घर में इस्तेमाल करते हैं, वो देश पे इस्तेमाल करिए तो आपके पिताजी को बोलते हैं झापड़ मार को बोल सकते हैं क्या? नहीं बोल सकते। मगर यहाँ प्रधानमंत्री को गाली दे सकते हैं कि कावड़ है, साइकोपैथ है और ये है। हेलो, सबसे पहले तो अनुपम जी ने कहा कि आपके पापा के साथ नहीं बोल सकते। मैंने कहा भाई साहब, पापा को मैंने वोट देके थोड़ी पापा बनाया है। तो इतनी छोटी सी बात को समझाने के लिए कपिल मिश्रा को इतना टाइम लग गया था। तो खैर, वो बंदा आज इस पॉलिटिकल माहौल में 2024 के चुनाव में चुप है, और वो आज से नहीं, वो करीब 7-8 साल से अब चुप है। तब से ही चुप है जब से उन्हें कहा जाने लगा कि पद्म भूषण मिल गया है, अब ये बंदा शांत हो जाएगा। तो ये सारी एक्टिंग, सारी जो उथल-पुथल थी, सारी वो पॉलिटिकल एक्टिविज़्म थी, वो सब एक अवार्ड के लिए थी, और वो अवार्ड मिलते ही आप फेड आउट वाले ज़ोन में चले गए, जहाँ कि अब हो गया। अब धीरे-धीरे मुझे निकलना है, फिर धीरे-धीरे आप ये समझाने लगें कि मैं पॉलिटिकली एक्टिव हूँ या फिर मुझे ये अवार्ड मिला है, तो वो क्यों जायज़ है? वो इसलिए जायज़ है क्योंकि मैंने इतनी फ़िल्में की हैं, फलाना-ढिमकाना, क्या-क्या मैंने तोड़ दिया है, सब कुछ कर लिया है, तो इसलिए मुझे ही मिलना चाहिए, मैं नहीं तो कौन पे? उसका ये जवाब हो सकता था कि आपसे जिसने 4 फ़िल्में ज़्यादा की हैं, या आपसे जिसने क्राफ़्ट के मामले में, एक्टिंग के मामले में 5 कदम, 3 कदम ऊपर उठ कर के काम किया है, या फिर आपसे ज़्यादा विषम परिस्थितियों में जिसने एक्टिंग के लिए, थिएटर के लिए काम किया है और थिएटर को ज़िंदा रखा है, उसको ये अवार्ड मिल सकता था। पर ठीक है, आपको मिला और आप खुश हो गए, और धीरे-धीरे आपकी पॉलिटिकल एक्टिविज़्म आपकी ख़त्म हो गई। जितना जो अंदर बचा था ज़हर, वो आपने दे दिया जनता को, देश को दे दिया, देश में वो ज़हर बाँट दिया, उसके बाद आप शांत हो गए। अब आप इतने शांत हो गए हैं कि आपकी पत्नी ये कहती है कि जो मुझे वोट नहीं देगा, उसे मैं चप्पल भिगो के मारूँगी, तब भी आप शांत रहते हैं, और आप वीडियो भी बनाते हैं कि किस तरीके से शांत रहा जाए। तो आप इस तरीके से बिल्कुल बाहर हो गए कि जो जनता ये कहती है ना कि ये ज़्यादा बोल रहा है, तो इसे अवार्ड पाना होगा, या फिर कोई फ़िल्म आ रही होगी जिसमें इसे प्रोपेगेंडे की ज़रूरत है, तो इसे अवार्ड दे दो, ये शांत हो जाएगा। तो वो काम आपने करके दिखा दिया है। कई बार आप नसीरुद्दीन शाह के बारे में आप बोलते रहते हैं। नसीर साहब का ऐसा है कि वो आपकी तरह ज्वालामुखी नहीं है, वो पॉलिटिकल आपकी तरह नहीं है। वो जब भी बोलते हैं, वो समाज के बदलते स्ट्रक्चर पे बोलते हैं। वो पॉलिटिक्स पे नहीं, हो सकता है वो स्ट्रक्चर पॉलिटिक्स से इन्फ्लुएंस हो तो वो आ जाता है, वरना वो किताबों पे बोलते हैं। वो ये भी कहते हैं कि आज की युवा किताब नहीं पढ़ती है, इसका दुःख है उन्हें। वो ये कहते हैं कि जो समाज का स्ट्रक्चर बदल रहा है, वो नेगेटिव वे में जा रहा है, तो उससे उससे वो दुखी होते हैं। बॉलीवुड अच्छा काम नहीं करता है, तब भी वो दुखी होते हैं। आपकी तरह नहीं कि अचानक से फूट गए और उसके बाद कुछ-कुछ बोल करके और चुप हो गए। नसीरुद्दीन शाह का आज से 20 साल पहले का वीडियो भी पड़ा होगा कि जिसमें वो एक्टिंग के बारे में बात कर रहे हैं, जिसमें वो समाज के बारे में बात कर रहे हैं। लेकिन आप अब गायब हो गए हैं, तो आप ही की फ्रेंड है, वो भी पॉलिटिकली आइडियोलॉजी के बेस पे आपके साथ ही हैं, कंगना रनौत। अब देखते हैं, वो भी आप ही की तरह बड़बड़ाती रहती हैं। वो 2014 से बड़बड़ा रही है, वो कम से कम अवार्ड मिलने के बाद शांत नहीं हुई, भागी नहीं डर के। तो वो कम से कम डटी हुई हैं। देखते हैं, उन्हें तो अब सीट मिल गई है मंडी से, देखते हैं वो कब शांत होती है, किस पोस्ट को पाने के बाद वो शांत होती हैं।
क्या उनकी महत्वाकांक्षा जो है वो सिर्फ़ आपकी तरह एक अवार्ड तक नहीं सीमित है, वो कुछ न कुछ हो सके मंत्रालय में कुछ उन्हें जगह चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए जैसे कि स्मृति ईरानी थी, उनको जब तक सीट नहीं मिला था गैस सिलेंडर सर पे लेकर घूमती थी, अब वो ऐसा नहीं करती हैं, अब वो शांता गायब हो जाती हैं, महीनों-महीनों गायब रहती हैं। तो हो सकता है वो पोस्ट मिल जाए, वो मंत्रालय मिल जाए, तो कंगना रनौत शांत हो जाए। तो इस तरीके के जो लोग होते हैं वो पॉलिटिक्स को और ख़राब कर देते हैं कि अचानक से आए, ज्वालामुखी फूटी, बक-बक किया, ज़हर जनता में उगला और फिर शांत हो गए, मौन धारण कर लिया, किसी गुफ़ा में चले गए, अपने काम में बिज़ी हो गए। जितनी पब्लिसिटी चाहिए वो पब्लिसिटी मिल गई उन्हें। तो वही मैं सोच रहा था कि बहुत समय से आप दिखाई नहीं दे रहे हो, देश में चुनाव का माहौल चल रहा है, मोदी जी को आपकी ज़रूरत हो, तो एक बार कम से कम मोदी जी से ही कंसल्ट करके फिर से वो ज़हर उगलने के लिए जनता में आ जाइए, अपना अपीयरेंस दे दीजिए, तो जनता का भी थोड़ा भला हो और मोदी जी का तो भला हो ही जाएगा आपके चिल्लाने से।